Hello, everyone. I hope everyone is doing good and they are really preparing for the exams. Okay. So, we are again here with the MCQ series of science, lecture 6, जिसमें 20 क्वेश्चंस हैं. सेट 1 में 10 हैं एंड सेट 2 में अगेन 10 क्वेश्चंस है. वी आर गोइंग टू डिस्कस 20 क्वेश्चंस अगेन. Please take out your registers, same pattern, just give your answers in the comment box, और कोई भी issues है you can just leave your queries in the comment box. हम उसको नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे. सो एज यू नो कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं. इट इज़ ऑन 28 Jan. यू रियली नीड, दिस इज़ अ रियली गुड वे कि 30 minutes में आपकी रिवीजन हो सके. सो वी ट्राई कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शंस आपको मिल सके एंड यू गेन अ मोर एंड मोर नॉलेज इन लेस टाइम. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Unless driven to act otherwise by an external force, everybody remains in its condition of rest or uniform motion along a straight line. This is the A. Inertia law, B. Newton's first law, C. Both A and B, or D. None of the above. अपना आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखें और अदरवाइज पॉज कीजिए. जस्ट गिव योर आंसर एंड राइट ऑन योर रजिस्टर बाय द टाइम मैं जब तक बताती नहीं हूँ. ओके, सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ एन ए एंड बी. अगर सबको न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पता होगा, वो क्या कहता है? वो कहता है एक बॉडी रेस्ट पे रहती है या तब तक रेस्ट में रहेगी या तब तक मोशन में रहेगी अनलेस कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता उस पर. ठीक है, दैट इज एन एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है, जब वो एक स्ट्रेट लाइन में हो. सो यहाँ से क्या पता चलता है? इट्स अ फर्स्ट लॉ. ये तो पता चल गया. अब इसको एक और नाम से बोला जाता है, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. ठीक है, सो ये दोनों आंसर हो गए. दैट इज बोथ ए एंड बी. आई होप आई एम क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dynamo is used for the conversion of which of the following? High voltage to low voltage, B. Electric energy to mechanical energy, C. Mechanical energy to electric energy, or D. Low voltage to high voltage. तो योर करेक्ट आंसर इज सी, मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अगर हम डायनमो पढ़ेंगे, ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? ये होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर है. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर होता है जो बेसिकली कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, अब हमारे सोर्सेस क्या है मैकेनिकल एनर्जी के? मैकेनिकल एनर्जी का सोर्स हो सकता है स्टीम टर्बाइन होता है. ठीक है, और क्या हो सकता है तुम्हारा? गैस टर्बाइन होता है, वाटर टर्बाइन होता है. ये सारे जो हैं, गैस, वाटर टर्बाइन, ये सारे जो हैं ये टर्बाइंस हैं जो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी है. इससे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, और डायनमो क्या है? एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर है. ठीक है, सो सी इज योर करेक्ट आंसर. Third question. In which reaction does the solid get separated from the solution? A. Neutralization reaction, B. Precipitation reaction, C. Redox reaction, or D. All of the above. ठीक है, देखिए, कभी भी इतना कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है, अगर तुम्हें आंसर्स में भी कभी लगे कि अच्छा ये है या नहीं है, ठीक है, लेट्स गेट इनटू द आंसर फर्स्ट कि आंसर है क्या. योर करेक्ट आंसर इज बी, पर्सिपिटेशन रिएक्शन. अब पर्सिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? इन्होंने बोला इन विच, कौन सी रिएक्शन में जो सॉलिड है वो सेपरेट होता है सोल्यूशन से. ठीक है, अब पर्सिपिटेशन क्या होती है? बेसिकली जब केटायंस और एनायंस एक एक्व सोल्यूशन में होते हैं, ठीक है, वो कंबाइन करते हैं कि वो फॉर्म कर सकें एक इनसॉल्यूबल सॉलिड को, और इस सॉलिड को कहा जाता है पर्सिपिटेट. क्या कहा जाता है? पर्सिपिटेट. अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं. सो व्हाट कैन बी एन एग्जांपल? सो व्हाट इज योर एग्जांपल? अगर मैं इसकी एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है,
अब पर्सिपिटेशन रिएक्शन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आपका आ गया कि जब सिल्वर नाइट्रेट है ये एक्वियस सोल्यूशन में है, ठीक है। अब इसको हमने रिएक्ट कराया सोडियम क्लोराइड के साथ, ये दोनों एक्वियस सोल्यूशन में है, ठीक है। अब ये जब दो सॉल्यूशंस ने रिएक्ट किया, मतलब केटायंस और एनायंस ने रिएक्ट करके एक इनसॉल्यूबल बनाते हैं, सॉलिड फॉर्म करते हैं, दैट इज सिल्वर क्लोराइड। ये इनसॉल्यूबल होता है पानी में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी गेट, तो हमें क्या मिला, एक सॉलिड पर्सिपिटेट मिला। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो देखो हो नहीं सकती है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो वो हो नहीं सकता। रिडॉक्स क्या होता है, रिडक्शन होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, है ना। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है, तो ये भी गलत था, ये भी गलत था। तो लास्ट में क्या बचा, पर्सिपिटेशन। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। अमंग मेटल्स विच इज द लीस्ट एफिशिएंट हीट कंडक्टर कौन सा है? ए लेड, बी मर्करी, सी कैल्शियम और डी सोडियम। Okay, so what is your correct answer? Your correct answer is A lead. Okay, जो लेड होता है ये पुअरेस्ट कंडक्टर होता है हीट का, ठीक है। और ये कंडक्ट करता है हीट वेरी स्लोली। इसको एज एन इंसुलेटर कंसिडर किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? एज एन इंसुलेटर, ठीक है। नाउ बेसिकली क्या होता है कि ये ना जो लेड है वो लेड ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट गुड एट इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट, दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोला जाता है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट बोला जाता है, ठीक है। सो लेड इज योर करेक्ट आंसर, ए। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। Clinical symptoms of pellagra is A. Dementia and diarrhea, B. Edema, C. Muscle wasting or D. all of the above. Clinical symptoms of pellagra. अगर vitamins chapter पढ़ा होगा you will know about it. So your correct answer is A. Dementia and diarrhea. अब पहले देखो पेलग्रा किसकी डेफिशिएंसी से होता है? इट्स अ डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन, दैट इज विटामिन B3। ये पता होना चाहिए कि पेलग्रा किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड यू नीड टू रिमेंबर नाइसिन विटामिन 3 के 4 Ds होते हैं। 4 Ds क्या है? डिमेंशिया, जिसमें आपकी मेमोरी लॉस होता है, डायरिया हो गया, लूज मोशंस लगना, ठीक है, डर्मेटाइटिस हो गया मतलब स्किन इन्फेक्शन हो जाएगी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेथ। तो आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द 4 Ds कौन से हैं, तो दैट इज डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ, जो पेलग्रा की वजह से होता है, ठीक है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। The chemical responsible for the blue baby syndrome that is caused by restricted supply of oxygen to the brain is A. Fluoride, B. Nitrates, C. Sulfate or D. Oxides. So what is your correct answer? Your correct answer is B. Nitrates. अब ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है? जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ठीक है, ये बेबी सिंड्रोम है, मतलब ये तो सामने से पता चल गया। ये फैटल होता है। क्या होता है? दिस इज फैटल फॉर इन्फेंट्स, ठीक है। ये इन्फेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अब क्या होता है बेसिकली, ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता कैसे है, ठीक है। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है बेसिकली नाइट्रेट्स की वजह से,
जो तुम्हारा आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, दैट इज बी इज योर करेक्ट आंसर। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं, जब बच्चा पानी कंज्यूम करता है, जब ये क्या होता है, जब एक कंटामिनेटेड वाटर होगा, है ना, तो उसमें क्या होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है। अब ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्राइट्स में, ठीक है। तो ये जो नाइट्राइट्स हैं, ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मिथो हीमोग्लोबिन, ठीक है, क्या बनाते हैं, मिथो हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चे को ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ नाइट्रेट्स। क्या होता है, जब नाइट्रेट्स जो होते हैं हमारे कंटामिनेट वाटर में होगा, वो नाइट्राइट्स बना लेते हैं, और ये जो नाइट्राइट्स होते हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मिथी हीमोग्लोबिन, ठीक है, जो हार्मफुल होते हैं बच्चे के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो कैरी नहीं हो पाता बाय द रेड ब्लड सेल्स, तो बच्चे को क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। सो बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल फॉल बिलो डैश इज टर्म्ड एज हाइपोग्लाइसीमिया। ए 70 milligram per dl, B 100 milligram per dl, C 125 milligram per dl, or D none of the above. प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल कब फॉल होता है इन द केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, जब ग्लूकोज लेवल्स कम हो जाते हैं। सो ये करेक्ट आंसर इज ए 70 milligram per dl। ग्लूकोज तुम्हें पता है कि तुम्हारा मेन सोर्स है फ्यूल के लिए, ठीक है, तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे ब्रेन को ग्लूकोज रिक्वायर्ड होता है। तो जब तुम कम लेते हो तो क्या हो जाता है, मोस्टली यू गेट फेंट, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इट। नॉर्मल जो होता है हमारा फास्टिंग होता है, दैट इज 70 to 100 milligram per dl होना चाहिए, उससे कम होगा दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। इफ एन इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ओनली 3 ट्रॉफिक लेवल्स, then how much energy will be conserved at the third trophic level? A 30%, B 20%, C 10%, or D 1%? इकोसिस्टम चैप्टर पढ़ा है, ट्रॉफिक लेवल्स पढ़े हैं, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कितना होता है, डी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज 1%। अगर तुमने 10% लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, 10% लॉ क्या कहता है कि हर इफ देर इज, अगर 100% एनर्जी है, कितनी है, 10% लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास 100% एनर्जी है एट ट्रॉफिक लेवल 1 में, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब प्रोड्यूसर्स के पास क्या है, 100% है, तो उसमें से सिर्फ 10% ही आगे किसके पास जाएगी, प्राइमरी कंज्यूमर के पास, ठीक है। मतलब 100 में से 10% जाएगा, ठीक है। सो 100 of 10% क्या होता है, 10/100, मतलब सिर्फ 10% आगे जाएगा। वैसे ही फर्दर जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा तो सिर्फ 10% ही पहुंचेगा, तो 10% of 10 कितना होगा, दैट विल बी 1%। तो इसलिए जब टर्शरी कंज्यूमर्स के पास पहुंचेगा, या सॉरी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास पहुंचेगा एट थर्ड ट्रॉफिक लेवल, इट विल बी ओनली 1%, क्योंकि हर एक लेवल पे 10% रिड्यूस होता जा रहा है, ओके। सो डी इज योर करेक्ट आंसर, 1%। 9th question, which type of forest is most extensively distributed in India? A. Tropical dry evergreen forest, B. Tropical semi-evergreen forest, C. Tropical dry deciduous forest, or D. Himalayan moist temperature forest. So your correct answer is C. Tropical dry deciduous forest, ठीक है। ये ना बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, ठीक है, और ये समर्स में वेट हो जाते हैं एंड ड्राई होते हैं ड्यूरिंग द विंटर्स, ठीक है। एंड मोस्टली ये इनको क्या कहा जाता है, इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। क्या दूसरा नाम है इनको, इंडिया में मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। और क्योंकि ये रीजन्स वो हैं जो रिसीव करते हैं बिटवीन 70 to 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल रिसीव करते हैं हर साल, ओके।
सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडस फॉरेस्ट. इंडिया में यही दिखेगा सबसे ज़्यादा. 10th question. The best way to dispose plant waste is A. Burning, B. Compositing, D. Dumping in a hilly area, or D. Incineration. तो बेस्ट वे क्या है डिस्पोज करने का प्लांट को? बी इज योर करेक्ट आंसर, कंपोजिटिंग. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या होता है, इट कैन बी यूज एज एन केमिकल फर्टिलाइजर्स. ओके. तो क्या होगा, बेसिकली ये क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल में चेंज करेगा. ठीक है. सो कॉम्पोजिट इज यूज फॉर दैट. और इसको हम केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी यूज कर सकते हैं. तो बेसिकली हम इसका वे होता है कंपोजिटिंग का. ठीक है. और डंपिंग इन अ हिली एरिया करना है या बर्निंग. तो इंसिनरेशन क्या होता है, जिसमें हम बर्न करते हैं हिजार्डस मटेरियल्स को एट हाई टेम्परेचर पे. ठीक है. ये भी क्वेश्चन आ सकता है. सो बी कंपोजिटिंग इज अ करेक्ट आंसर. ओके. सो वी आर ओवर विद योर 10 क्वेश्चंस. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चन. आई होप एवरीवन इज रेडी. ओके, लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन 5 सेकेंड्स एन ऑटोमोबाइल स्पीड्स फ्रॉम 18 किलोमीटर टू 36 किलोमीटर पर आवर. स्पीड इतनी बता दी है, टाइम बता दिया है. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इन मीटर पर सेकेंड? ठीक है. A 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, B 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, C 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और D 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. प्लीज गिव योर आंसर्स. सो your करेक्ट आंसर इज C 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर तुम्हें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अब देखना है कि हमने इतनी सारी हमारे पास फॉर्मूलेज हैं, हम क्या यूज़ कर सकते हैं. हम करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का फॉर्मूला. ठीक है. अब हमें दी हुई है, v भी दिया हुआ है. ठीक है. वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, और फाइनल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 18 किलोमीटर पर आवर. अब पहले तो 18 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे चेंज, तो क्या बन जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड. v को 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो कितना बन जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो v और u तो हमारे पास आ गए. अब v कितना है? 10 है. u कितना है हमारा? 5 है. एक्सेलरेशन हमें नहीं पता, और टाइम भी हमें 5 सेकेंड्स दिया हुआ है. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? 10 उधर चला जाएगा, 5 हो गया, a 5a हो गया. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 5.5, दैट इज 1. सो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. तो हमें एक्सेलरेशन निकालनी थी. दैट्स इट. सेकेंड क्वेश्चन. लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज साइनोसिस, ए, बी हाइपोक्सिमिया, सी आयरन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर, और डी एनीमिया. क्या बोला जाता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ब्लड हो जाता है? सो योर करेक्ट आंसर इज बी हाइपोक्सिमिया, या हम उसको कहते हैं हाइपोक्सिया बी कहा जाता है. ठीक है. जब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है ब्लड में. ठीक है. साइनोसिस क्या होता है? ब्लू डिस्कलरेशन हो जाती है हमारे स्किन की, लिप्स की. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द हीमोग्लोबिन. जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है. दैट इज वाई. ठीक है. सो बी इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज हाइपोक्सिया. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. which of the given gases is filled in the tube lights? हमारी ट्यूब लाइट्स में कौन सी गैसेस होती हैं? ए मर्करी वेपर एंड नियॉन, बी मर्करी वेपर एंड आर्गन, सी सोडियम वेपर एंड नियॉन, एंड डी सोडियम वेपर एंड आर्गन. सो योर करेक्ट आंसर इज बी मर्करी वेपर और आर्गन होता है. ठीक है. तो ये जो गैसेस होती हैं मोस्टली ट्यूबलाइट्स में आपको क्या मिलेगा? मर्करी वेपर और आर्गन. आर्गन आपको पता है एक नोबल गैस है. ठीक है. बेसिकली क्या होता है, ये क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है कि जो टंगस्टन फिलामेंट होता है ना हमारा ट्यूबलाइट में, ठीक है, कि वो करोड ना हो जाए.
बाय द इफेक्ट ऑफ गैसेस, ठीक है, तो ये प्रिवेंट करेगा जो आर्गन होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। डैश इज अ शुगर प्रेजेंट इन फ्रूट्स। फ्रूट्स में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है? ए फ्रुक्टोज, बी गैलेक्टोज, सी ग्लूकोज और डी लैक्टोज। सो योर करेक्ट आंसर इज ए फ्रुक्टोज। जो फ्रुक्टोज है ये फ्रूट्स में शुगर प्रेजेंट होती है एंड इट इज 1.2 टू 1.8 टाइम्स ज़्यादा स्वीटर होती है देन व्हाट? सुक्रोज, ठीक है। तो ये सुक्रोज से ज़्यादा ही स्वीटर होती है, दैट इज फ्रुक्टोज। ओके, तो फ्रुक्टोज ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अगर तुम अपने यहाँ पे चार तुम्हें इक्वेशंस दी हुई हैं, यू नीड टू सी कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। ओके, रेडी? सो योर करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। अब क्यों नहीं है? अगर देखो, अगर तुम सारी इक्वेशंस देखोगे, ठीक है, हमें पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता क्या है? जब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, ऑफ हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो हैं एक रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है, वो इक्वल होते हैं टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अगर जब ये दोनों इक्वल होंगे, जितने भी एटम्स हैं वो दोनों तरफ इक्वल होंगे, सो दे आर कॉल्ड एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर हम देखेंगे फर्स्टली मैग्नीशियम क्या है, अगर हम रिएक्टेंट साइड देखेंगे दो है, इस तरफ भी दो है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी दो है, सो ये तो बैलेंस्ड है। सेकंड जाएंगे, नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन 1 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है प्लस 1 ये 4 हो गया, ये भी 4 है, क्लोरीन 1 है तो ये भी क्लोरीन 1 है, ये भी करेक्ट है। लास्ट देखेंगे सल्फर कितने हैं, 2 सल्फर है, मतलब 3 सल्फर है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी 2 हैं, ठीक है, ये भी करेक्ट है। अब देखो तुम्हारा जो बीच वाला है दैट इज सी, ठीक है। इसमें से जो तुम्हारा है सी, अगर तुम देखोगे क्या है, सोडियम कितना है, 2 है, पर यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ये है 4 5 हो गए, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ पे 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, सो सी इज योर करेक्ट आंसर इन द केस ऑफ फिफ्थ वन। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना है कि दोनों तरफ जो एटम्स हैं वो इक्वल हों, प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। How is the decomposition of silver chloride carried out? A by sunlight, B electricity, C by heat और D by water। जो डिकम्पोजिशन होती है सिल्वर क्लोराइड की वो कैसे कैरी की जाती है? जो डिकम्पोजिशन होती है सिल्वर क्लोराइड की वो किसके प्रेजेंस में टेक प्लेस करती है? ए सनलाइट, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। बेसिकली क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है वो डिकम्पोज हो जाता है, क्या बनाता है, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इनटू सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस रिलीज होती है, ठीक है। सो किसकी प्रेजेंस में होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। Okay, so A is your correct answer. Seventh, which of the following is the most stable ecosystem? A mountain, B desert, C forest or D ocean?
ओके, तो उन्होंने बोला कि बताओ कि स्टेबल इकोसिस्टम होता क्या है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टेबल इकोसिस्टम कहता क्या है। स्टेबल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम है जो विदस्टैंड कर सकता है डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, जो विदस्टैंड करे डिस्टर्बेंसेस और फिर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, ठीक है, फिर वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाए, जितना भी बाहर से कुछ भी स्ट्रेसेस हो, ठीक है, पर वो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन करता है, ठीक है, तो वो कहा जाता है स्टेबल इकोसिस्टम। अब देखो, माउंटेन्स है, कुछ भी डिस्टर्बेंसेस हुई खत्म हो जाएंगे विद टाइम। डेजर्ट में भी ये चीज़ होती है, फॉरेस्ट भी होते हैं कि कितने पेड़ जो होते हैं खराब हो जाते हैं, एंड कितने सारे जो हैं कि वहाँ पे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो उनको आप रीग्रो नहीं कर सकते हो अगर डिस्टर्बेंस है। पर ओशन एक ऐसी जगह है जो अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन मेंटेन करके रखता है, अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंसेस आए इट विल फ्लो अगेन, वो अपनी ड्यूटी जो उसकी है it will do it. So D is your correct answer, that is ocean. Okay, am I clear? Let's move on to the eighth question. India's share of nuclear energy in the electricity generation is A 0.3%, B 3%, C 10%, or D 15%. उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी से जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है, इंडिया में वो कितनी परसेंट होती है फ्रॉम द न्यूक्लियर एनर्जी। सो ये करेक्ट आंसर इज बी 3%। 2022 में बेसिकली 3% होती ऑफ जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी से होती है इंडिया में, ठीक है। सो वी आर नाउ इवन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हम न्यूक्लियर एनर्जी को भी यूज कर रहे हैं। So B is your correct answer. Let's move on to your ninth question. In medical terms, golden hour is related to which of the given options? A. Heart attack, B. Cancer, C. AIDS, or D. Childbirth. Golden hour किसको कहा जाता है? So your correct answer is A. Heart attack. अब इसको गोल्डन आवर क्यों कहा जाता है? बेसिकली इसको गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है जब दे आर यूज, बेसिकली गोल्डन आवर हम यूज़ करते हैं इन द केस ऑफ ट्रॉमा पेशेंट्स, ठीक है ना। अब हार्ट अटैक के केस में क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट आवर होता है ना, एक पहला घंटा जो होता है वो बहुत क्रूशल होता है, ठीक है। इसमें हम देख सकते हैं कि वी कैन प्रिवेंट द डेथ, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन आवर हार्ट अटैक का, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट आवर में जो भी हम प्रिकॉशंस लेते हैं दैट कैन लीड टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन, इसलिए इट इज कंसिडर्ड एज अ गोल्डन आवर। ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू योर लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामाता डिजीज? ए मर्करी, बी क्रोमियम, सी कैडमियम, और डी आयरन. तो योर करेक्ट आंसर इज ए मर्करी. अब ये मीनामाता डिजीज देखा कहाँ गया था? जापान में देखा गया था, ठीक है, किस इन 1968. तो इसको मीनामाता डिजीज क्यों कहा जाता है? क्योंकि मीनामाता बे एक पर्सन है जिसने ये डिस्कवर किया था. अब ये मरकरी से मीनामाता डिजीज बेसिकली है क्या, है ना, ये होता है मरकरी से. तो बेसिकली इसमें क्या होता है, हुआ क्या था कि जो लोगों ने कंज्यूम की थी फिश जो कंटामिनेटेड थी, ठीक है, जो फिश कंटामिनेटेड थी उसकी कंजप्शन की वजह से लोगों को मिनामाता डिजीज हुआ था, ठीक है. और ये कहाँ से आता है? अब ये फिश कंटामिनेट कैसे होगी? पानी में होती है, तो वहाँ पे क्या थे? केमिकल प्लांट्स थे. तो केमिकल प्लांट्स के जो भी डिस्टर्बेंसेस, जो भी डिस्चार्ज था, वहाँ से मरकरी निकला. वो वहाँ पे फिश थी, फिश ने वो कंज्यूम किया, वो कंटामिनेट हुआ, और जब वो एक पर्सन ने या किसी ने खाया तो वो उसको क्या हुआ? मीनामाता डिजीज हुआ. तो बेसिकली उसमें क्या पाया गया था? मरकरी, दैट इज मिथाइल मरकरी वॉज देयर. किसने किया? मीनामाता
बे ने किया, कहाँ पे देखा गया? जापान में। कब? इन 1968। ओके, सो किसकी वजह से होता है? फिश कंटामिनेशन की वजह से। देखो 4 क्वेश्चंस तुम्हारे यहीं से निकल गए। ओके, so I hope I am clear with this. We have come to an end with your this session also of your MCQ series of science. I hope everyone have given their answers in the comment box और सबने अपने आप को स्कोर भी दे दिया है. I think I will be doing good. All the very best for your upcoming exams, and we'll come again tomorrow with next 20 questions for you for the science. So all the best and have a nice day. Take care.